भूतिया दुनिया में दिवाली। अरे बहन, जानती है दिवाली की खुशी में बाजार में बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट मिल रहे हैं। जानती हूँ, घर की सफाई पूरी हो जाए उसके बाद मैं शॉपिंग की शुरुआत करूँगी। वो दोनों औरतें ऐसे ही बात कर रही थीं। इंसानी दुनिया की दिवाली की तैयारियां तो इसी तरह से जारी थी। लेकिन चलिए आज हम आपको ले चलते हैं इस दुनिया से अलग भूतिया दुनिया की दिवाली में। सुनिए जी, मैं काम पर जा रही हूँ। नहीं माँ, आज मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आज आपको मुझे भी बाजार लेकर जाना होगा। मैं भी दिवाली के लिए नए नए कपड़े खरीदना चाहता हूँ। यामिनी अपने बेटे की बात सुनकर चुप हो गई। वो बेचारी एक गरीब चुड़ैल थी जो अपने 5 साल के एक छोटे बेटे और पति के साथ रहती थी। यामिनी का पति अनिल बीमार था, जिसकी वजह से घर के सभी खर्चों का बोझ यामिनी के ही सर पर था। मेरे प्यारे बच्चे शाकाल, तू चिंता क्यों करता है? मैं तुझे भी नए कपड़े जरूर दिलाऊंगी। लेकिन कब? बहुत जल्द। अब तो मुझे काम पर जाने दे, वहाँ से लौटकर मैं तुझे बाजार ले चलूंगी। अपने बेटे से ऐसे बोलकर यामिनी अपने काम पर निकल गई। भूतिया दुनिया में भी इंसानी दुनिया की ही तरह दिवाली की सारी तैयारियां चल रही थीं। अरे नहीं, आज तो मुझे घर से निकलने में बड़ी देर हो गई। यामिनी ऐसे बोलती हुई तेज तेज अपने काम पर जा रही थी और कुछ देर बाद वो अपने काम पर पहुंच भी गई। अरे यामिनी, आज तो तू काम पर आने में पूरा आधा घंटा लेट है। अगर यही चलता रहा तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। ऐसा ना कहिए मालकिन, मैं कल से समय पर आने की कोशिश करूंगी। यही तेरे लिए अच्छा होगा। चल अब बातें कम कर और जल्दी से काम पर लग जा। जी। यामिनी अपने रोज के ही कामों को करने जाने लगी कि तभी अरे मैडम, कहाँ जा रही हो? दिवाली आने वाली है, चलो इधर आकर घर की सफाई में लग जाओ। और हाँ, इससे कोई अलग से पैसे नहीं मिलेंगे। यामिनी बिना कुछ बोले अपनी मालकिन के घर में दीपावली की सफाई करने लगी। सभी भूतों चुड़ैलों के घरों में दिवाली की तैयारियां बिल्कुल इंसानों की तरह ही जारी थी। कोई भूत चुड़ैल अपना घर पेंट करवा रहे थे तो कोई कपड़े वगैरह खरीदने में लगे हुए थे। लेकिन कुछ यामिनी जैसे भी थे जिनके पास अपने बच्चों को कपड़े खरीद कर देने के लिए भी पैसे नहीं थे। हे ऊपर वाले, ये कैसी लीला है तेरी? तू अमीरों को दुनिया में भी सारे सुख देता है और मरने के बाद भी, और एक गरीब बस बेचारा हर चीज को तरसता रह जाता है। मैं भी अपने परिवार, अपने बच्चों को दिवाली की खुशी देना चाहती हूँ। यामिनी अभी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी पीछे से उसकी मालकिन आ गई। जितनी तेज मुंह चला रही है ना, उतनी ही तेज हाथों को चला ले, समझी? और हाँ, एक और बात, गरीबों को अपनी हैसियत से बड़ी चीजों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऐसे बोलती हुई इंदुमती यामिनी के पास से वापस आ गई। यामिनी जानती थी कि उसकी मालकिन उसे महीना पूरा होने से पहले कोई पैसा नहीं देगी, इसलिए वो उससे बिना पैसे मांगे ही घर लौट आई। माँ, चलो अब हम कपड़े खरीदने चलते हैं। बेटा, मैं कल तुझे पक्का ले चलूंगी। यामिनी के पास अपने बेटे को बाजार लेकर जाने के पैसे नहीं थे। आप हमेशा ऐसे ही बोलती हो। नहीं नहीं, आज मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। आज तो आपको मुझे लेकर ही चलना होगा। देख बेटा, आज तेरी माँ काम पर से आकर बहुत थक गई है, तो तू कल चले जाना। नहीं, आप दोनों झूठे हो। मैं जानता हूँ कि आप मुझे कुछ नहीं दिलाओगे। मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। मैं जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर शाकाल अपने घर से निकलकर भागने लगा। यामिनी और अनिल भी उसके पीछे भागे। शाकाल बेटा, शाकाल। अरे इतनी जल्दी कहाँ भाग गया ये? यामिनी, तुम चिंता मत करो, मैं और तुम उसे मिलकर ढूंढ लेंगे। सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी ही गलती है। संभालो अपने आप को यामिनी, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। हम दोनों को उसे मिलकर ढूंढना होगा। अनिल और यामिनी अपने नन्हे बेटे शाकाल को ढूंढने निकल गए। तो वहीं दूसरी ओर शाकाल भागकर अपने घर से बहुत दूर आ चुका था। ये मैं कहाँ आ गया? शाकाल अनजाने रास्ते पर चलता जा रहा था कि तभी उसे एक भूत के करहाने की आवाज आई। ये कौन था? शाकाल उस आवाज का पीछा करने लगा और उसे कुछ दूरी पर सड़क पर एक नौजवान भूत दर्द से कराहता हुआ दिखाई दिया। अरे नहीं, इन्हें क्या हुआ? शाकाल उस भूत के पास चला गया। उस भूत का एक पाँव घायल था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था। ओह, तो आपको चोट लग गई है? रुकिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। शाकाल ने उस भूत को सहारा देकर खड़ा किया और फिर उसके घाव को धोकर साफ कर दिया। अब आपको दर्द नहीं होगा। अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छे भूत हो। तुम्हारा नाम क्या है?
शाकाल। वाह, बड़ा ही भयानक नाम है। तुम कहाँ पर रहते हो? इससे पहले शाकाल कुछ बोलता वहां पर भागते हुए यामिनी और अनिल पहुंच गए। शाकाल बेटा, माँ। शाकाल अपनी माँ के गले लग गया। ये सारा मंजर देखकर किशोर को कुछ भी समझ नहीं आया। माफ कीजिएगा, लेकिन क्या ये आपका ही बच्चा है? जी हाँ, ये हमारा ही बेटा है। अगर आपको इसने परेशान किया हो तो हम माफी चाहेंगे। दरअसल ये गुस्से में घर से भाग आया था। अनिल ने किशोर को पूरी बात बता दी। तो मेरा नन्हा दोस्त इसीलिए नाराज है। रुको, मैं अभी इसकी नाराजगी को दूर करता हूँ। किशोर यामिनी के पास गया और उसके हाथों में एक नोटों की गड्डी देकर बोला, दिवाली का मतलब है लोगों को खुशियाँ बांटना, इसलिए आप ये पैसे रख लो। लेकिन ये मेरे नन्हे दोस्त के लिए है, मना मत करना। यामिनी ने उस अमीर भूत से वो पैसे ले लिया और फिर उस भूत ने उन्हें गाड़ी में बिठाकर घर तक भी छोड़ा। मैं चलता हूँ, मेरे नन्हे दोस्त का ख्याल रखना। ऐसे बोलकर वो भूत चला गया। अब यामिनी के पास पैसे थे और दिवाली आने के भी बस 2-4 दिन ही बाकी थे। यामिनी ने कुछ दिन काम से छुट्टी लेकर बिल्कुल इंसानों की ही तरह सबसे पहले अपने घर की सफाई की और फिर वो सभी बाजार में कपड़े और पटाखे वगैरह खरीदने भी गई। माँ, मुझे तो ये खूनी फुलझड़ी ही चाहिए। अच्छा ठीक है। बिल्कुल इंसानों की तरह ही शाकाल ने भी अच्छे कपड़े और बहुत सारे पटाखे खरीदे और देखते ही देखते आज दिवाली का दिन भी आ गया। यामिनी और सभी भूत चुड़ैलों ने अपने घरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया। सभी भूतों चुड़ैलों को घर के लजीज लजीज भूतिया पकवान बनाए गए और घरों के बीचों बीच सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाकर सभी ने अपने अपने घरों को दीपकों की रोशनी से रोशन कर दिया। अनिल जी, शाकाल, आ जाओ, चलो, लक्ष्मी माँ की पूजा का समय हो गया है। अरे भाभी जी, हम भी हैं। यामिनी ने पलट कर देखा तो वहाँ वही भूत खड़ा हुआ था जिसकी शाकाल ने मदद की थी और साथ ही उसके साथ उसकी पत्नी इंदुमती भी थी। अरे भाई साहब, आप और मालकिन आप भी? हाँ यामिनी, उस दिन तुम्हारे बेटे की जिसने मदद की थी वो मेरे पति हैं। मैं अपने बुरे बर्ताव के लिए शर्मिंदा हूँ और इसीलिए मैं अपनी माफी के लिए मेरे पति की मदद करने के लिए शुक्रा के तौर पर ये छोटा सा दिवाली का तोहफा लेकर आई हूँ। प्लीज इसे अपना लो। यामिनी ने खुशी से अपनी मालकिन का तोहफा स्वीकार किया। जरूर, आपका शुक्रिया। ऐसे माफी मत मांगिए। चलिए सभी मिलकर माता की पूजा करते हैं। यामिनी और इंदुमती के परिवार ने मिलकर दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा की और फिर सभी ने खुशी खुशी एक साथ पटाखे जलाए। दिवाली के दिन पूरा भूतिया लोक इंसानी लोक की ही तरह उजाले और खुशियों से रोशन हो रहा था। सभी एक दूसरे के घर जा जाकर एक दूसरे को दिवाली की बधाइयां दे रहे थे और दिवाली के दिन सभी भूत भी बहुत ज्यादा खुश थे। मुन्ना, मुझे माफ कर देना, मैं तुझे पूरा आराम नहीं दे पा रही हूँ। तू जानता है दीपावली आने वाली है और मुझे घर की सफाई करनी है। काश आज मेरे साथ मेरी सासू माँ, मेरी चाची सास, मेरी ताई सास और मेरी बुआ सास होती तो वो मुझे कितना प्यार देती थी। अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ। ऐसे बोलकर शिखा आराम से खड़ी होने लगी। वो प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसी हालत में उसके सिर पर घर के सारे कामों का बोझ था। ये निकालना है, इसे फेंक देती हूँ। और अब ये अलमारी साफ करते करते उसके हाथ उसकी सास का एक गहना लग गया, जिसे देख शिखा की आंखें भर आईं। सासू माँ, आप इतनी जल्दी क्यों चली गई? शिखा ऐसे बोलकर उस गहने को हाथों में लिए बिस्तर पर बैठे रोने लगी और इसी बीच थकान की वजह से उसकी आंख लग गई। शिखा कितनी परेशान है। सही कहा, लेकिन हम उसके ऊपर इतना काम का प्रेशर नहीं पड़ने देंगे। चलो बहनों, सभी काम पर लग जाओ। जब शिखा की आंख लगी उसी बीच 5-5 चुड़ैल उसके कमरे में आ गईं और शिखा के सो जाने के बाद वो पांचों वहां की सफाई करने लगी। देखने से लग रहा था जैसे कि उन्हें शिखा से हमदर्दी हो। एक कमरे के सभी पर्दों को साफ कर रही थी तो दूसरी ने पंखा चमका दिया था। एक ने पूरी अलमारी साफ की तो तीसरी ने कमरे की दीवारों को बहुत ही अच्छे से साफ कर दिया और 5वीं चुड़ैल शिखा को अच्छे से गहरी नींद में सुलाए रखने के लिए उसके सिर में कभी हाथ चलाती तो कभी उसे अपने मुंह से ही आरामदायक हवा करती। शुक्रिया मेरी बहनों, हमारा सारा काम हो गया है। पूरा कमरा अच्छे से साफ करके पांचों ही चुड़ैल गायब हो गईं। कुछ देर बाद जब शिखा की आंख खुली तो वो सब कुछ साफ और चमचमाता देख हैरान हो गई। ऐसे ही अगले दिन कल के दिन की सफाई का तो मुझे पता भी नहीं चला। चलो आज किचन को भी साफ कर लेती हूँ। ऐसे बोलकर शिखा किचन की सफाई करने लगी। उसने सारा सामान बाहर निकाल दिया। मैं तो काफी थक गई। मेरी कमर।
चलो अब कुछ देर बाद सफाई करूंगी। शिखा ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गई और कुछ देर बिस्तर पर एक किताब पढ़ते हुए आराम करने लगी। मेरा लल्ला भी कितनी मेहनत करके थक जाता होगा ना। शिखा अपने पेट पर हाथ रखकर अपने होने वाले बच्चे से बातें करने लगी। उसी बीच वो पांचों चुड़ैल फिर से शिखा की मदद करने आ गई। चलो हम सभी अपना काम कर देते हैं। ठीक है, तुम दोनों इन बर्तनों को धो दो और आरती और मैं रसोई की दीवारें साफ कर देंगे। और बची चंचल, तो चंचल तू सारा सामान वैसे ही लगाती रहना जैसे वो पहले था। चलो जल्दी जल्दी सभी अपने अपने हाथों को चलाओ। पांचों चुड़ैल ही अपने अपने काम पर लग गईं। दो सभी बर्तनों को साफ कर रही थीं, तो दो ने मिलकर किचन का कोना कोना साफ कर डाला और एक चुड़ैल ने सभी सामान को वापस उसी की जगह पर सेट कर दिया। वाह, सब कुछ चमचमा रहा है। अब काफी देर हो गई, मुझे वापस से काम पर लग जाना चाहिए। लगता है कि शिखा यहाँ आ रही है। जैसे ही शिखा रसोई में आई, पांचों चुड़ैल वहां से चली गईं। शिखा रसोई को चमचमाता देख बिल्कुल चौंक गई। ये क्या? मैंने तो कुछ भी साफ नहीं किया था। ये सब कुछ किसने किया? शिखा जाकर सभी बर्तनों को निहारने लगी। वो इतने ज्यादा साफ थे कि शिखा उनके अंदर अपनी शक्ल देख पा रही थी, लेकिन वो सब इससे परेशान थीं। कौन है जो मेरा उल्लू बना रहा है? शिखा के पूरे घर की इसी तरह से उन चुड़ैलों ने सफाई कर डाली थी, लेकिन शिखा को अभी तक इस सब की कोई खबर नहीं थी। ऐसे ही सिलसिला चलते चलते अब धनतेरस आ चुका था। शिखा के घर में भी आज के दिन मेहमान आने वाले थे। आज तो मुझे पूरे 30 लोगों के लिए खाना बनाना है। हे भगवान, ये प्रेगनेंसी के दिनों में ऐसे काम सर पर क्यों आते हैं? शिखा ने आज ये बात जानबूझकर तेज बोली थी, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि ऐसा कौन है जो छिपकर उसकी मदद करता है। अब मैं तो चली खाना बनाने। शिखा खाना बनाने चली गई। उसे मेहमानों के लिए खाना बनाना था, इसीलिए वो सब्जियां काटने लगी और काटते काटते ही उसने नाटक करना शुरू कर दिया। आज तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मैं तो ये खाना कुछ देर बाद बनाऊंगी। ऐसे बोलती हुई शिखा अपने कमरे में जाकर लेट गई और ऐसे नाटक करने लगी जैसे कि वो गहरी नींद में सो चुकी है। आज तो मैं उसे पकड़ ही लूंगी। शिखा के लेटते ही वो पांचों चुड़ैल फिर से उसकी मदद के लिए वहां आ गईं। आज फिर से शिखा को हमारे साथ की जरूरत है। चलो बहनों, शुरू हो जाओ। शिखा की गैर मौजूदगी में पांचों चुड़ैल उसके मेहमानों के लिए खाना बनाने लगी। वैसे तो वो बड़ी ही सावधानी से काम कर रही थी, लेकिन शिखा आज उन्हें पकड़ना चाहती थी, इसीलिए वो दबे पांव रसोई की तरफ आई। आज तो मैं इसे छुपे रुस्तम को पकड़ ही लूंगी। ऐसे बोलकर जैसे ही शिखा ने रसोई में देखा, सब्जियां खुद ही कट रही थी। चम्मच, भगोने, बर्तन अपने आप ही हिल रहे थे और खाना खुद ब खुद बन रहा था। दरअसल ये सारे काम कर तो चुड़ैल ही रही थी, लेकिन शिखा को वो दिखाई नहीं दे रही थी। हे भगवान, ये सब। शिखा ये सब देख बहुत डर गई। कौन है यहाँ? सामने आओ। मैं किसी से डरती नहीं। देखो, तुम ही सामने आ जाओ। इस तरह मुझे परेशान मत करो, वरना तुम्हें कैद करवा दूंगी। तुम वही हो ना जो मेरी मदद करते हो? प्लीज सामने आओ ना। शिखा बहुत डर रही थी। उसे ऐसे डरते देख चुड़ैलों की आंखें भर आई और एक चुड़ैल बोली, बेटा शिखा, बेटा तू डर मत, हम तेरे अपने ही हैं। मैं तेरी सासू माँ हूँ। सासू माँ? हाँ, और यहाँ पर बस तेरी सासू माँ ही नहीं, तेरी बुआ सास, चाची सास और ताई सास जी भी हैं। क्या आप सब यही? हमारी बच्ची तो इतनी अकेली थी कि हमसे तेरा ये अकेलापन देखा नहीं गया और हम तेरे लिए लौट आए। आप सभी मुझे छोड़कर क्यों चले गए? और अब लौट कर आए हैं तो भी मुझसे इतनी दूर क्यों है? मेरी बच्ची, तो कहीं हमारा चुड़ैल रूप देखकर डर ना जाए, बस इसीलिए हम छुपे हुए हैं। जो भी हो, लेकिन अब मैं आपको देखना चाहती हूँ। प्लीज सामने आइए। शिखा के ऐसे बोलने पर सभी चुड़ैल उसके सामने आ गई। वो पांचों ही उसकी सास थीं, इसलिए वो उसकी इतनी मदद भी कर रही थी। उन पांचों ने वही कपड़े पहने हुए थे जिन्हें पहनकर उनकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए शिखा उन पांचों को ही पहचान गई और उनसे लिपट गई। सासू माँ जी, आपको तो ना जाने ऊपर जाने की कौन सी जल्दी थी जो आपने अपने पोते या पोती के भी दुनिया में आने का इंतजार नहीं किया, लेकिन यही आपको वापस यहाँ खींच लाया है। तो अब आप मेरे साथ ही रहना, ठीक है? नहीं मेरी बच्ची, हम तो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, इसीलिए हमें यहाँ से जाना ही होगा, लेकिन हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे और तेरे बच्चे के साथ रहेगा। तो ठीक है,
मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन सासू माँ जी, कम से कम आप मेरे पास दिवाली तक तो रुक ही सकती हो। मेरे साथ दिवाली मनाकर आप लोग चले